एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कनिका और आज हम करने वाले हैं टेस्ट 13 यानी 1 से 12 तक के जितने भी टेस्ट हैं वो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आपने अगर उन्हें सॉल्व नहीं किया है तो जल्दी से जाइए प्लेलिस्ट में सारे टेस्ट को सॉल्व कीजिए और देखिए कि आपकी क्या तैयारी है, किस लेवल की तैयारी है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज टेस्ट 13। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सारंगी और सूर सागर जैसे तंतु वाद्यों का प्रचलन किस घराने में रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 घराने दिए हैं, इनमें से बताना है। सो देखो, तंतु वाद्य होते हैं तंत्र वाद्य, इन्हें तंतु वाद्य भी कहते हैं। तंतु क्यों कहते हैं? क्योंकि लंबे जो तार होते हैं ना, उन्हें तंतु कहा जाता है। जैसे कपास, आपने देखा होगा कपास जो रुई होती है ना, कपास की फसल होती है पूरी, तो उससे वो तंतु बनाए जाते हैं। फिर बहुत सारी प्रसंस्करण प्रक्रिया अपना के फिर उससे बड़े बड़े तंतु बनाए जाते हैं, उससे फिर धागा बनता है। इस प्रकार की प्रक्रिया होती है, तो इसलिए से तंतु वाद्य भी कहते हैं, क्योंकि ये तार वाला वाद्य है। ठीक है, तो अब हमारा जो यहाँ पे सही उत्तर है वो है दिल्ली घराना। यानी दिल्ली घराने में सारंगी और असूल साल जैसे वाद्यों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, फरद नामक विशेष प्रकार की गतें किस घराने की प्रमुख विशेषता हैं? तो बताइए, अजराड़ा, बनारस, दिल्ली और फर्रुखाबाद घराना। सो जो सही उत्तर है आपका, उससे पहले एक थोड़ी सी बात मैं बताती थी। ये जो अजराड़ा घराना है ये उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक मेरठ नामक एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके पास गांव है ये अजराड़ा। अजराड़ा क्या है? एक गांव है ना। यहाँ के 2 लोग थे, उनका नाम था मीरू खां और कल्लू खां। तो सिद्धार्थ खां साहब जो थे, उनके पौत्र सिताब खां साहब से शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, और फिर अपने यहाँ आकर इन्होंने ये घराना शुरू किया अजराड़ा नाम से, मतलब गांव के नाम से इन्होंने घराना शुरू किया। लेकिन यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर है कि ये फरद नाम की गतें ये प्रचलित हैं बनारस घराने में। ठीक है, सही उत्तर क्या है आपका? ऑप्शन बी, बनारस घराना, और ये तबले के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, नटवरी बोलों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? तो नटवरी बोल आप सभी इससे परिचित हैं और मुझे लगता है कि ये बहुत ही कम ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसे ये आंसर नहीं पता होगा। सो वी ऑल नो दैट दिस इज़ फ्रॉम कथक में नटवरी बोलों का प्रयोग किया जाता है। और देखो, वर्तमान में ना कथक से संबंधित अभी 3 घराने हैं। लखनऊ, कौन कौन से घराने हैं? लखनऊ, जयपुर और बनारस। तो लखनऊ तो यूपी से हो गया, और जयपुर हो गया आपका राजस्थान से, और बनारस भी आपका अगेन फ्रॉम यूपी। ठीक है, ये 3 घराने हैं कथक के, सो ये इसके लिए फेमस हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिरजू महाराज किस घराने के प्रतिनिधि हैं? सो अभी नटवरी बोलों का प्रश्न था और ये कथक के लिए प्रसिद्ध हैं बिरजू महाराज जी। सो बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित हैं? बताइए। सही उत्तर है इनका लखनऊ घराना। ठीक है, लखनऊ घराने से ये संबंधित हैं। एक्चुअली ये जो कहते हैं ना, ये जयपुर और जो बनारस घराना है, इनकी उत्पत्ति भी किससे हुई है? लखनऊ घराने से। जयपुर और बनारस घराना भी बेसिकली किससे उत्पन्न हुआ है? लखनऊ घराने से। और ये जो बिरजू महाराज हैं, तो इन्हीं के जो पूर्व वंशज हैं, जैसे जो थे महाराज ठाकुर प्रसाद, महाराज ठाकुर प्रसाद, इनके द्वारा लखनऊ घराने की नींव रखी गई थी। क्योंकि देखो, कोई ना कोई व्यक्ति तो ऐसा होता ही है जिसके द्वारा स्पेसिफिक विशेषताओं को अपनाया जाता है, देन वो उस पर्टिकुलर घराने को स्टार्ट करता है। ठीक है ना, तो इनके द्वारा ये लखनऊ घराने की नींव रखी गई थी। नेक्स्ट आपका यहाँ आंसर, मैंने वैसे हर क्वेश्चन के नीचे आंसर दिए हुए हैं, सो यू कैन सी ऑल द आंसर्स। आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि इसका आंसर क्या बताया था।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दरभंगा घराना, गया घराना, बंगाल घराना और रामपुर घराना। सो ये किस राज्य से संबंधित हैं? राज्य नहीं, यहाँ पे होगा वाद्य। अच्छा, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे। ये जो वेट मिनट, यहाँ ये राज्य दे रखा है ना, यहाँ पे राज्य नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वाद्य। क्या आएगा? राज्य नहीं आएगा यहाँ पे, दिस इज वाद्य। ओके, इंस्ट्रूमेंट। सो दरभंगा घराना, गया घराना, अच्छा आंसर देख लिया आपने। बंगाल घराना, रामपुर घराना किससे संबंधित हैं? सो दे आर रिलेटेड टू पखावज, पखावज से ये संबंधित हैं। उस्ताद हबीबुद्दीन खां साहब तबले के किस वाद्य से संबंधित हैं? यहाँ भी थोड़ा सा प्रश्न गलत है, ये वाद्य नहीं है, यहाँ पे आएगा आपका घराना। किस घराने से संबंधित हैं, है ना? ठीक है, किस घराने से संबंधित हैं। कई बार मैं अपने प्रश्न टाइप करने के लिए दे देती हूँ, तो ये थोड़ा सा गलती कर देते हैं लोग। अदरवाइज़ तो मैं अपने सारे प्रश्न, अपने सारे नोट्स में खुद ही टाइप करती हूँ। तो देखो थोड़ा सा यहाँ गलती है, घराना है। तबले के किस घराने से संबंधित हैं? सो ही इज़ रिलेटेड टू अजराड़ा घराना, अजराड़ा घराने से संबंधित है। अभी मैंने ऊपर बताया भी था। शुरुआत किसने की? कल्लू खां और मेरू खां। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। केसरिया बालम पधारो ने मारे देश, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। सो किस कलाकार द्वारा गाया गया है? एंड ये गाया गया है, उत्तर क्या है हमारा? अल्लाह जलाई बाई, अल्लाह जलाई बाई जी के द्वारा ये गाया गया है। इसके बारे में देखो एक थोड़ा सा मैं बताती हूँ इनको। एक तो मरु कोकिला, क्योंकि राजस्थान में क्या है, मरु कोकिला कहा जाता था इन्हें, और बाई जी के नाम से भी इन्हें जानते थे, मरु कोकिला और बाई जी। देखो मरु कोकिला क्यों कहते हैं इन्हें? जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये जैसे हमारा भारत है ना, ये आपका ऐसे करके यूँ ऐसे करके आता है ना। ये हिस्सा जो है ना आपका, ये आता है पंजाब, और ये पूरा है राजस्थान, राजस्थान है ना, ये आ जाता है गुजरात, ये जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सब आ जाते हैं। यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश आता है। सो ये जो है, ये राजस्थान का इलाका, राजस्थान के इस इलाके में ये जो हिस्सा है ना, यहाँ ये पूरा रेगिस्तान है। और ये कौन सा मरुस्थल है? इसे हम कहते हैं थार मरुस्थल, थार मरुस्थल। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ होती है कि जब आप किसी पर्वतीय प्रदेश में रहते हैं और रेगिस्तान में रहते हैं, तो वहाँ के लोक संगीत में बहुत अंतर हो जाता है। क्यों? क्योंकि मरुस्थल में ये पूरा ओपन एरिया है, और ओपन एरिया में जब आप बोलोगे तो आपको ज़ोर से ही बोलना पड़ेगा, आपको आवाज़ अपनी तेज़ रखनी पड़ेगी, क्योंकि ओपन है तो साउंड जो है ना वो सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये जो रेगिस्तान का ये इलाका है राजस्थान का, यहाँ का ये मरुस्थल के इलाके से संबंधित थी, इसलिए इन्हें मरु कोकिला के नाम से, यानी मरुभूमि की कोकिला के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक जो फैक्ट ये है कि इन्होंने सबसे पहले बीकानेर के राजा थे, मतलब अल्लाह जलाई बाई जी ने, बीकानेर के राजा थे गंगा सिंह, गंगा सिंह जी है ना, इनके दरबार में सबसे पहले इस गीत को गाया था। सबसे पहले इन्होंने इस गीत को गाया था इनके दरबार में। और इसके अलावा ये जो है ना केवल ये गीत, बल्कि ख्याल, मांड, ख्याल, ठुमरी और दादरा, ये सब ये गाती थी। सब में मतलब इन्होंने शिक्षा प्राप्त की हुई थी, और सभी का लगभग इन्हें ज्ञान था, और ये बहुत बहुत सुंदर गाती थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्राचीन समय में आलाप करने के एक विशेष नियम को क्या कहते थे? तो प्राचीन काल में जब आलाप किया जाता था, उसके भी एक विशेष नियम होता था, तो उसको क्या कहा जाता था? सो आंसर है आपका स्वस्थान आलाप नियम। यहाँ आंसर दिया हुआ है मैंने हर प्रश्न के नीचे, आप देख सकते हो।
नेक्स्ट प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में 8 रसों का प्रतिपादन किया गया है? देखो, पहली बात तो ये कि नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? भरत। कितने रस हैं? 8। अब कितने रस हैं? 9। 9वां रस कौन सा है? शांत रस, है ना। शांत रस, शांत रस किसने बनाया? बनाया मतलब प्रचलित किया अभिनव गुप्त ने। सो ये बहुत सारे फैक्ट एक ही प्रश्न से निकल के आते हैं। ठीक है, अब 8 रसों का प्रतिपादन इन्होंने किस अपने अध्याय में किया है? सो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी 29। 29 मतलब 29वें अध्याय में इन्होंने रसों के स्पेशली बताया है। अच्छा, रसों से रिलेटेड रस निष्पत्ति, निष्पत्ति मतलब उत्पन्न होना, किस प्रकार से रस उत्पन्न होता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की वीणाओं के वीणा वादन विधि, यानी इतनी सारी इन्होंने जो वीणा बताई हैं उसमें, और उन्हें कैसे बजाया जाता है, कैसे उनका वादन किया जाता है, इस बारे में भी उन्होंने इसी अध्याय में बताया है। जैसे इन्होंने सप्ततंत्री वीणा इसमें बताई है, 7 तारों वाली एक नवतंत्री वीणा इसमें बताई है। ठीक है, तो ये 29वें अध्याय में ये सब वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मीरा, सूरदास, तुलसीदास आदि किसके शासनकाल में थे? सो ये किसके शासनकाल में थे? ये चारों ही मुग़ल हैं। ठीक है, मुग़ल हैं। और इनमें से किसके शासनकाल में थे? तो आंसर है आपका अकबर। अकबर का जो शासनकाल था वो था 1556 से 1605। ठीक है, तो सबसे पहले मुग़ल में कौन आई? बाबर। बाबर का बेटा हुमायूं, और हुमायूं का अकबर। अच्छा, इसके लिए अगर एक ट्रिक होती है, आपको आई थिंक पता होगी ये ट्रिक, बहुत अच्छी ट्रिक है, लगभग सभी CBSE के स्कूल में भी बताई भी जाती है। भजसा, भजसा, ये ट्रिक इसमें बताई जाती है। तो भजसा मतलब बाबर, बी से बाबर, H से हुमायूं, फिर A से अकबर, फिर J से जहांगीर। ये तो याद करने का एक तरीका है ये। ठीक है, जहांगीर, फिर है शाहजहां, और देन औरंगजेब। भजसा, ये एक ट्रिक है मुग़लों को याद करने की, कि अगर आप याद नहीं रख पाते हैं कि एक के बाद कौन आया था, कन्फ्यूज़न होता है, तो आप इस तरीके से इसे याद रख सकते हैं, है ना। बहुत अमेजिंग ट्रिक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, संगीत सारामृत ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? सो संगीत सारामृत तुलाजीराव भोंसले, मोहम्मद रज़ा, पंडित अहोबल एंड लोचन। तो सही उत्तर है आपका तुलाजीराव भोंसले। नेक्स्ट प्रश्न है, संगीत के संस्मरण नामक ग्रंथ के रचयिता हैं? तो संगीतज्ञ के संस्मरण यानी जितने भी म्यूजिशियंस हैं उनके संस्मरण, जो उन्हें चीज़ें याद रह जाती हैं। आपने देखा होगा जैसे टीवी में कोई इंटरव्यू आता है तो वो अपने अपने संस्मरण बताते हैं, देखो हमारा वो शो हुआ था उसमें ऐसा हुआ था। जैसे कपिल शर्मा के शो में भी जैसे ये जैसे म्यूजिशियंस आते तो अपना अपना बताते हैं कि हम वहाँ गए थे फिर ऐसा हुआ था। तो ऐसा ये संस्मरण होते हैं, है ना। तो ऐसी एक बुक है, उसके रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है आपका विलायत हुसैन खां साहब। ऑप्शन ए विलायत हुसैन खां। नेक्स्ट प्रश्न है, अष्टांग गायकी किस घराने की विशेषता है? सो अष्टांग गायकी आगरा घराना, पंजाब घराना, किराना या ग्वालियर घराना। सो आपका सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन डी ग्वालियर घराना। अष्टांग गायकी कहाँ प्रसिद्ध है? ग्वालियर घराने में। फिर प्रश्न है, नीलाद्री कुमार किस वाद्य के प्रसिद्ध वादक हैं? तो आई थिंक आप सभी नोन हैं, और जिटार के ये वादक हैं। ऑप्शन ए जिटार। सही उत्तर क्या है हमारा? जिटार। अच्छा, ये इमेज है इनकी नीलाद्री जी की, ये देखिए इनके हाथ में, इनका ये विशेष वाद्य है जिटार, इन्होंने इसकी रचना की है ना। आप इमेज से इन्हें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदी शिक्षा में गान के कितने गुणों का वर्णन किया गया है? कितने गुणों का वर्णन किया है? ऑप्शन आपका 7, 8, 10 और 9। तो सही उत्तर है आपका 10। अच्छा, ये गान के देखो 10 गुण, वैसे तो याद होने चाहिए आपको, लेकिन देखो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। ये जो गान के 10 गुण हैं वो है, एक तो रक्त,
रक्तपूर्ण अलंकृत, रक्तपूर्ण अलंकृत, प्रसन्न, व्यक्त, विकृष्ट, व्यक्त, विकृष्ट, श्लक्ष्ण, श्लक्ष्ण है ना, सम, सुकुमार, सुकुमार, सुकुमार और मधुर। ये इस प्रकार 10 लक्षण हैं जो नारद द्वारा नादी शिक्षा में वर्णित किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रबंध के अंतर्गत मानव स्थिति को क्या कहा गया है? प्रबंध के अंतर्गत मानव स्थिति को क्या कहा गया है? ऑप्शन है आपका सही, ऑप्शन बी विरुद्ध। विरुद्ध जो है ना, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी गीत है और मतलब कोई नाटक चल रहा है ना, उसमें अब पात्र तो होंगे ही डेफिनेटली जो उसको निभाएंगे। इन पात्रों के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जो भी जानकारी दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? विरुद्ध। इनके बारे में जानकारी देना विरुद्ध कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न को क्रम में लगाना है। उत्ग्राह, मेलापक, आभोग, ध्रुव, ये जो 4 हैं इन्हें आपको सही क्रम में लगाना है। कौन सा सबसे पहले, कौन सा सबके बाद? तो सही उत्तर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन डी, उत्ग्राह, मेलापक, ध्रुव और अभोग। क्यों? देखो, पहली बात तो ये जो है ना चारों, ये हैं प्रबंध की 4 धातु। ये क्या है? प्रबंध की 4 धातु हैं, उत्ग्राह, मेलापक, ध्रुव और अभोग। उत्ग्राह किसे कहते हैं? जहाँ से गायन प्रारंभ होता है। उत्ग्राह से हम गायन प्रारंभ करते थे प्रबंध में। फिर जो मेलापक है, मेलापक उत्ग्राह और ध्रुव को जोड़ने वाला, मतलब इनमें तारतम्यता बिठाने वाला ये जो पार्ट होता था। थर्ड होता था ध्रुव। ध्रुव का मतलब होता है स्थिर, जो अपने स्थान से बिल्कुल हिलता नहीं है, अविलोपी है, जिसको हम किसी भी स्थिति में छोड़ नहीं सकते, वी कैन नॉट स्किप। सो दिस इज ध्रुव। और लास्ट है आपका आभोग। आभोग कहते हैं परिपूर्णता। अभोग कहते हैं परिपूर्णता, है ना। परिपूर्णता मतलब जो एक तो प्रबंध को पूर्ण करने वाली अंतिम धातु है, या मतलब यहाँ पे पूर्ण हो गया प्रबंध, ये होता है अभोग। सो उत्ग्राह, मेलापक, ध्रुव और अभोग, ये 4 प्रबंध की धातु हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, छकरी गीत और सहरवी गीत कहाँ से संबंधित हैं? किस राज्य से संबंधित हैं? आपका जो सही उत्तर है, छकरी गीत और सहरवी गीत से संबंधित हैं कश्मीर से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर भारत का राग मदमात सारंग दक्षिण भारत संगीत में किस नाम से प्रचलित है? ये बहुत सारे ऐसे उत्तर भारत के राग हैं जिनका नाम दक्षिण भारत में अलग है, लेकिन सेम स्वर संगतियाँ हैं। और कुछ राग ऐसे हैं जिनके नाम सेम हैं परंतु स्वर संगतियाँ अलग हैं। मतलब राग तो नाम सेम होगा, लेकिन जो उसमें स्वर विस्तार होगा, आलाप गायन होगा, सब बिल्कुल डिफरेंट होगा। सो जो हमारा मदमात सारंग है वो दक्षिण भारत में मध्य मानती के नाम से जाना जाता है। फिर हमें निम्न में से भिन्न को चुनना है। अपने देखो, जब ऐसे प्रश्न आते हैं ना, तो हमेशा अपना दिमाग लगाओ, चारों दिशाओं में दिमाग को फैला लो कि कहाँ क्या बताया गया है, क्या अलग हो सकता है। कभी भी एक पॉइंट पे मत रहो कि अच्छा बस ऐसा है तुरंत आंसर लगा दिया, ऐसे मत रहो। तो देखो, जैसे अभी तो ये बहुत सिंपल प्रश्न है। वैसे पंडित जसराज जी जो हैं, मोतीराम जी, मणिराम, तीनों ही मेवाती घराने से हैं, ठीक है, तीनों ही मेवाती घराने से हैं। और ये जो हैं अमान अली खां, ये भेंडी बाज़ार घराने से हैं, भेंडी बाज़ार घराना, तो इसलिए ये अलग हो जाते हैं अमान अली खां साहब, ठीक है। ये तो यहाँ पे सही उत्तर है अमान अली खां, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, गीत गोविंद ग्रंथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गीत गोविंद किसके द्वारा रचना है? जयदेव जी। और गीत गोविंद को हम कहते हैं अष्टपदी, अष्टपदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, टप्पा गायन शैली की प्रकृति मानी जाती है। टप्पा गायन आप जानते ही होंगे, वैसे तो ये जो
रेगिस्तान में जो ऊँट ले जाते थे लोग, उनके द्वारा ऐसा प्रचलित माना जाता है ना? तो उसमें जो इसकी शैली की प्रकृति है वो क्षुद्र प्रकृति का माना जाता है। बहुत तीव्र वाली इसमें ताने, मुर्कियों का प्रयोग किया जाता है और मुझे लगता है कि टप्पे के लिए बहुत ज़्यादा आपको गले की तैयारी चाहिए, बहुत ज़्यादा रियाज़ चाहिए और गला एकदम से बिल्कुल जैसे मक्खन जैसा स्मूथ होता है ना, वो टप्पे में चाहिए। सो इसकी जो गायन शैली की जो प्रकृति है वो है क्षुद्र। ठीक है, तो आज के प्रश्न हमारे यहीं पे समाप्त होते हैं। सो दिस वाज द टेस्ट 13। आई होप आप सभी को ये प्रश्न जो हैं आपने सॉल्व किए होंगे और इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और टेस्ट जो ऑलरेडी अपलोडेड हैं 1 to 12 आप उन्हें जाके प्लेलिस्ट में सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखिए। 1 महीने का समय आपके पास बचा है। थैंक यू सो मच।